वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और इस चैनल में हम बुक्स के सारे चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और उसकी नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्वेश्चंस आर द आंसर है, रिटन बाय ग्रेट ऑथर एलन पीज। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है देह भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। और अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट देह भाषा को लेके, बॉडी लैंग्वेज को लेके ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट को लेके और एक किताब एलन पीज जी का ही है जिसका नाम बॉडी लैंग्वेज ही है। और इसमें ये सारी चीज़ें जो आज हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे उसको और ज़्यादा इलाबोरेटली राइटर ने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप उस बुक के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो। जल्दी से शुरू करते हैं हम आज के हमारे चैप्टर। देखिए यहाँ क्या क्या राइटर बोल रहे हैं देह भाषा के बारे में। अगर हम शुरू करें तो सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि देखिए जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे आँखों का प्रभाव, हमारे शब्दों का प्रभाव, हमारे आवाज़ जो स्वर का प्रभाव, ये सारी चीज़ों का प्रभाव रहता है। तो जो हमारा शब्दों का प्रभाव रहता है वो 7% से लेकर 10% तक होता है, और जो हमारी आवाज़ की प्रभाव रहती है वो 20% से लेकर 30% तक रहती है। लेकिन अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, देह भाषा की बात करें, तो इसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर 70 से 80% तक पड़ता है ना। यानी कि देखिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये समझना, ये बॉडी लैंग्वेज को समझना। जैसे कि देखिए हम लोग बोल ही रहे हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज है, यानी कि ये एक प्रकार का भाषा है, एक लैंग्वेज है। जैसे हर किसी भाषा में ग्रामर होता है ना, कुछ नियम होते हैं ना, यहाँ पर ये लगना है, आई के पास एम लगना है, ही के पास इज लगना है, होता है ना कुछ नियम। एग्जैक्टली वैसे ही बॉडी लैंग्वेज में भी, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, इसमें भी कुछ नियम है। तो इसका सबसे पहला नियम ये है कि जब आप ये लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो संकेत समूह को एक साथ पढ़ें। देखिए दोस्तों, जैसे एक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है ना, सिर्फ एक शब्द का कुछ पूरी तरह से आप एक अनुमान, एक शब्द को लेके पूरा सिचुएशन को आप अनुमान नहीं लगा सकते है ना। कुछ शब्द जब मिलते हैं एक वाक्य बनते हैं तो उस वाक्य से हमें भावों का पता चलता है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे बॉडी लैंग्वेज भी है। अगर हम सिर्फ एक भाषा को, एक शब्द को लेके, ठीक है, एक हिंट को लेके हम नहीं बता सकते कि ये आदमी क्या बोल रहा है, ठीक है, हम पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे हमें एक वाक्य चाहिए वैसे ही हमें संकेतों का एक समूह चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, अगर सिर्फ हम सिर खुजा रहे हैं तो इसका मतलब डेंड्रफ भी हो सकता है, पसीना भी हो सकता है, अनिश्चितता भी हो सकता है, या फिर भुलक्कड़पन भी हो सकता है। सिर्फ अगर कोई सिर खुजा रहा है तो आप उसको मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस वजह से सिर खुजा रहा है ना। लेकिन अलग अलग जगह पर, जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ अलग बातें हो रही है, उसका और कुछ बॉडी लैंग्वेज अलग है। जैसे वो आंखों को थोड़ा सा ऐसे कर रखा है, फिर ऐसे थोड़ा सोचने के हिसाब से उसका लैंग्वेज है। और फिर अगर देखिए मान लीजिए ऐसे करके अगर कोई खुजा रहा है, इसका मतलब अनिश्चितता है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ हम ऐसे सिंपली खुजा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा सिर खुजा रहा है, पसीने की वजह से हो सकता है, जून की वजह से हो सकता है, डेंड्रफ की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ सिर खुजा रहे हैं इसका मतलब अनिश्चितता नहीं है। और कुछ संकेत भी हमें चाहिए होता है उसके पूरा जो भाव है उसको समझने के लिए। जैसे यहाँ पर किताब में एक चित्र दिया गया है जहाँ पर एक आदमी जो है वो ऐसे करके बैठे हैं, ठीक है। यानी कि एक हाथ उनके सामना में है और एक हाथ ऐसे है, और उनका जो उंगली है वो ठुड्डी में है। इसका अगर कोई ऐसे बैठा है तो इसका मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं वो उसको जज कर रहा है ना। तो अगर सिर्फ आप ऐसे करके बैठे हैं या फिर सिर्फ आप ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब जज करना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या है कि जब हम एक भाषा को, एक भाव को समझना चाह रहे हैं तो हमें कुछ संकेतों की समूह को लेके परखना चाहिए। किसी एक चीज़ को लेके हमें नहीं, मतलब हमें पता नहीं चल सकता कि वो क्या सोच रहा है या फिर क्या बोलना चाहता है, ठीक है। देन दूसरा जो नियम है वो है पृष्ठभूमि का विचार करें, कहाँ पर है। देखिए अभी जैसे मान लीजिए कोई हाथ पैर बांध के ऐसे खड़ा है,
ऐसे खड़ा है, ठीक है। अगर वो जगह कहाँ है वो भी आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए वो जगह कोई बस स्टैंड है, कोई खुला जगह है, थोड़ा सा ठंड है, और कोई अगर ऐसे करके ऐसे हाथ पैर बांध के बैठा है, इसका मतलब सिंपल ये है कि उसको ठंड लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रस्तुति दे रहे हैं और कोई ऐसे करके बैठा है हाथ पैर बांध के, इसका मतलब वो नकारात्मक मतलब आपको वो नकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाला है, ठीक है। उसका नेगेटिव रिएक्शन होना ही होना है। तो इस तरह से पृष्ठभूमि के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो मतलब आपकी जो संकेत है वो किस तरह मतलब आपकी जो भाव है वो क्या है, वो पृष्ठभूमि के ऊपर भी डिपेंड करता है। नियम 3 जो है वो सांस्कृतिक भिन्नता। देखिए अलग अलग जगह पर हमारे भाव अलग अलग, हमारे शब्द जो हैं, संकेत जो हैं अलग अलग होते हैं। कुछ संकेत हर जगह पर सही होते हैं, जैसे ऐसे करने का या फिर सिर झुकाने का मतलब हर जगह पर हाँ होती है, सिर हिलाने का मतलब हर जगह पर ना होती है। लेकिन ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर जगह पर इसका अर्थ सेम होती है, लेकिन कहीं कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जहाँ पर कुछ ऐसे संकेत भी है जो कि अलग अलग जगह में उसका अर्थ अलग अलग होती है। जैसे चित्र में दिया गया है, इसका अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ देखिए अमेरिका साइड में इसका अर्थ है कि बहुत बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रांस जाएंगे तो इसका मतलब ज़ीरो है, ठीक है। और अगर आप जापान जाएंगे तो इसका मतलब इसका अर्थ पैसा होता है। और अगर आप भूमध्य सागरीय देशों में जाएंगे तो इसका मतलब एक यौन अपमान जनित संकेत होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अलग अलग संस्कृति के हिसाब से अलग अलग जो हमारा संकेत अलग अलग हो सकता है। तो उसको भी हमें जब हम संकेत पढ़ रहे हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग संस्कृति को भी देखना पड़ेगा, पृष्ठभूमि कैसा है ये भी देखना पड़ेगा, प्लस हमें संकेत की एक समूह को लेके हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इस आदमी का भाव क्या है, ठीक है। देन हम फिर से हम देखेंगे और एक एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा कुछ इसी देह भाषा के ऊपर। तो तब तक आप यहाँ तक जितना तक हम डिस्कस किए उसको आप पढ़िए और बुक के थ्रू ज़रूर जाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।